नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अप्रैल में मां बेटा यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने नेशनल हेरल्ड केस में चार्जशीट पेश की थी। ना तो तब दोनों को गिरफ्तार किया था। हाँ, चार्जशीट पेश करने से पहले नेशनल हेरल्ड से जुड़ी हुई काफी संपत्तियों को अटैच किया गया था, जब्त किया गया था। और अब यानी जब मैं बात कर रहा हूं तो एक दिन पहले यानी 17 जुलाई को, वीरवार 17 जुलाई को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने शिकोहपुर में जो वो करीब करीब 3.5 एकड़ जमीन गलत तरीके से खरीदी गई, उसका लैंड यूज चेंज किया गया, करवाया गया। इसके 4 साल बाद 7 करोड़ के आसपास की इस जमीन को जिस तरह 58 करोड़ में डीएलएफ को बेचा गया और उससे जो मुनाफा कमा करके आप कहें कि धन शोधन किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उस मामले में अब चार्जशीट पेश कर दी गई है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। तो अप्रैल में जब संपत्ति की जब्ती भी हो गई, चार्जशीट भी पेश कर दी गई, इसके बावजूद ना सोनिया गांधी को गिरफ्तार किया गया, ना राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट तो पेश कर दी है, लेकिन वाड्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? ईडी की चार्जशीट जिस पर दाखिल होती है, जिसकी संपत्तियां जब्त होती हैं, ऐसे तो अनेक मामले हैं इस देश में जब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में आप देखिए तो अनिल देशमुख के खिलाफ तो सीबीआई का मामला था, बाद में ईडी उसमें दाखिल हुई थी। इसी तरीके से नवाब मलिक, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था और ये दोनों उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। नवाब मलिक पर भी औने पौने दामों में, कौड़ियों के दाम, बहुत प्राइम लोकेशन पर जमीनें हथियाने और बहुत कम कीमत पर कौड़ियों के दाम उसको खरीदने के गंभीर आरोप लगे थे। उसको भी गिरफ्तार किया गया था। बाकी तो छोड़ दीजिए, उद्धव ठाकरे के तोते यानी संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था और वो कोविड काल में कुछ मामले थे और एक कॉम्प्लेक्स में भी कुछ इनकी हड़पा हड़पी का मामला था। उन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल चले जाइए, ममता बनर्जी के करीबी 2 या 3 मंत्री गिरफ्तार किए गए थे और उनके भतीजे अभिषेक पर तो अभी तक जो है तलवार लटकी हुई है और अभिषेक की जो साली है वो भी उसमें एक्यूज है मामले में। अलग अलग जगहों पर काफी लोग गिरफ्तार किए गए। ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर के बड़े सवाल हैं और इसका भी एक जवाब है। इसका भी एक जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुरू से, डे वन से ये सवाल खड़े होते रहे और बहुत सारे लोग उनसे पूछते भी रहे कि भाई ये मामला कितना लंबा खिंचेगा, ये मामला कब तक चलेगा। और आप ही कहते थे कि इनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो न्याय के कटघरे में तो खड़ा किया जा रहा है। उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है, ट्रायल शुरू हो रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनको
प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था, तब वो गुड़गांव में रैली करने के लिए पहुंचे थे। और उन्होंने रैली में जो कहा था वो मैं शब्दशः बता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि शहजादे से लोग जानना चाहते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि वो बाजीगर कौन है जिसने 3 महीने में 50 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। दरअसल ये 50 करोड़ रुपए कथित डीएलएफ लैंड डील मामले में हुई अनियमितताओं को लेकर के थे। उन्होंने पूछा था कि राहुल गांधी से उनका क्या रिश्ता है, यानी रॉबर्ट वाड्रा से, जिस पर भीड़ में से कुछ लोगों ने नारा लगाया था, जीजा जी। तो 2014 में अगर गुड़गांव की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से पूछा था कि आपका ऐसे बाजीगर से क्या रिश्ता है जिन्होंने 3 महीने में 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। वो 3 महीने में तो नहीं था, करीब करीब 4 साल बाद था। लेकिन ये जो चार्जशीट पेश की गई है और जो पूरा केस है, ये शिकोहपुर गांव वाला, गुड़गांव का जो सेक्टर है, ये शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन को एक्वायर करने का था या लेने का था या खरीदने का था। जो रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी है, उसने एक ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से ये जमीन खरीदी थी 7 करोड़ कुछ में। और दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो 7 करोड़ से ज्यादा का चेक था, ये कभी किसी बैंक में जमा नहीं किया गया। ये ऑन रिकॉर्ड है। 7 करोड़ से ज्यादा का चेक लैंड खरीदने के लिए दिया गया सामने वाली पार्टी को, लेकिन सामने वाली पार्टी ने उस चेक को कभी जमा नहीं किया, कभी कैश नहीं कराया, वो किसी खाते में जमा नहीं हुआ। और जमीन जीजा जी यानी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के नाम हो गई। उसके बाद इस जमीन का लैंड यूज भी चेंज हो गया। ये 2008 की बात है। 2008 में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। तब ये आरोप लगे कि भूपेंद्र हुड्डा से कह करके, कहलवा करके, प्रेशर बिल्डअप करके उस जमीन का लैंड यूज चेंज किया गया। और लैंड यूज चेंज करने के बाद कहा गया कि इस पर हम कॉलोनी विकसित करेंगे। लेकिन कॉलोनी वालोनी तो क्या विकसित होनी थी। लैंड यूज चेंज का फायदा डीएलएफ कंपनी को दिया गया और डीएलएफ को एक और जगह भी जमीन का आवंटन हुआ, ऐसा बताया गया है। और वहां से भी डीएलएफ को करीब 5,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला। 5,000 करोड़ का। और यहां पर कहा तो ये तक जाता है कि जो 7.5 करोड़ का चेक इनको ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को देना था, वो 7.5 करोड़ का चेक भी डीएलएफ के सौजन्य से ही इन लोगों को मिला था। खैर, उसको तो कैश नहीं कराया गया, ना उसको कभी बैंक में जमा कराया गया। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने 2008 में जो जमीन 7.5 करोड़ में कथित रूप से खरीदी थी, वो 4 साल बाद 2012 में डीएलएफ कंपनी को 58 करोड़ रुपए में बेच दी। 58 करोड़ में बेच दी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा आप और हम कर सकते हैं क्या कि जेब से एक फूटी कौड़ी खर्च ना करें? कोई बड़ी
बड़ा बिल्डर, बड़ी कंपनी जो है आप पर इतनी मेहरबान हो जाए कि आपको आपको कोई जमीन खरीदने के लिए 7.5 करोड़ का चेक आपको दे दे ऐसे ही, बस आपके ऊपर मेहरबान हो गई। ये मेहरबानी क्या ऐसे ही होती है, या इसमें कुछ लेन देन की आगे के लिए उम्मीदें होती हैं, ऑब्लिगेशन की उम्मीदें होती हैं, या आपको कहीं से प्रेरित किया गया है, आपको कहा गया है कि आप ऐसा करिए और आपने ये दिलेरी दिखा दी कि 7.5 करोड़ का चेक बना करके दे दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, खरीद लो जमीन। और रॉबर्ट वाड्रा ने ये किया, और बाद में उसी कंपनी ने 4 साल बाद वो 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में भी खरीद ली। तो आपको घर बैठे बिठाए, वो कहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा, तो वो रॉबर्ट वाड्रा ने किया। किनकी मेहरबानी से किया? केंद्र में कौन, किसकी सरकार थी? तो राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। गुड़गांव और डीएलएफ की कंपनी भी वहीं गुड़गांव में ही है, वहीं जमीन खरीदी गई, वहीं बेच भी दी गई। 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। और वो कहने के लिए प्रधानमंत्री थे, असली प्रधानमंत्री रॉबर्ट वाड्रा की सास राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी थी। ये तो सब जानते हैं। तो ये जो गुल गपाड़ा हुआ था बड़े पैमाने पर, जो बड़ा पैसा कमाया गया था रातों रात, 4 साल के भीतर कोई प्रॉपर्टी 7.5 करोड़ से 58 करोड़ की हो जाए और आप माला माल हो जाएं, तो ये तो कमाल ही है। एक बार अरुण जेटली ने कहा था संसद में खड़े होकर के कि भाई ये जो कमाल हुआ है, जो बाजीगरी हुई है, ये तो इस पूरे देश को बताई जानी चाहिए, समझाई जानी चाहिए, ताकि ये देश जो है ये अमेरिका से भी अमीर हो जाए। हर आदमी के पास अगर ये फार्मूला आ जाए और उसको ये सहूलियत दे दी जाए, तो भाई वो तो कहीं का कहीं पहुंचेगा और देश भी कहीं का कहीं पहुंचेगा रातों रात। तो ये पूरा केस आसान शब्दों में एक्चुअल में यही है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने, तो एक केस दर्ज हुआ था और इसमें डीएलएफ को भी एक्यूज बनाया गया था, रॉबर्ट वाड्रा को भी, उनकी कंपनी उसको भी बनाया गया था, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को भी बनाया गया था, कुछ दूसरे लोगों को भी बनाया गया था। उसकी जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो ईडी इसमें इन्वॉल्व हुई, और ईडी ने जब ये केस अपने हाथ में लिया तो जांच पड़ताल को तेज गति से आगे बढ़ाया। और बीच बीच में सवाल उठते रहे कि कितनी बार रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया जाएगा, कितनी बार पूछताछ की जाएगी, इंट्रोगेट किया जाएगा, गिरफ्तारी कब होगी, अंदर कब भेजा जाएगा। इसी तरीके से जब ये नेशनल हेरल्ड वाला केस, इसकी जांच पड़ताल चल रही थी, और नेशनल हेरल्ड वाला केस भी कब का है? 2012 का। और 2012 में कौन प्रधानमंत्री था? नरेंद्र मोदी नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, यानी सोनिया गांधी की ही सरकार थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी कंप्लेंट नेशनल हेरल्ड में गुलगपाड़ा करने की कंप्लेंट एक अदालत में की थी। और अदालती कार्रवाइयां किस गति से चलती हैं वो तो आप और हम जानते हैं कि इस देश में अदालतों का हाल क्या है। वही उस केस में हुआ था। 2015 तक तो ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों के जरिए
अदालतों में उस मूल केस को ही रद्द कराने की कोशिश करते रहे। तो किसी अदालत ने इनको राहत नहीं दी, नीचे भी और ऊपर हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कह दिया कि ये तो बहुत क्लियर केस है, नेशनल हेरल्ड में घोटाले का तो बहुत क्लियर केस है, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो फिर दिसंबर 2015 में माँ बेटा ने जमानत ली थी पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल होकर के, सरेंडर करके। और उसके बाद से लगातार इस मामले में ऊपर नीचे चीजें चलती रही, डिले करवाते रहे, सारे काम करते रहे। और याद करिए ना कि जब राहुल गांधी को ईडी के समन आ रहे थे पूछताछ के लिए कि आप सहयोग करिए, तो क्या हाल था। कितनी बार तो वो समन जो है वो अवेल ही नहीं किए, सोनिया गांधी को भी समन जारी किए गए, और तब कितना हाय हल्ला मचा था इस देश में। मतलब जिस गांधी नेहरू परिवार को कभी इस देश की किसी एजेंसी ने इंट्रोगेट करने के बारे में सोचा तक नहीं, उनको समन जारी हो रहे थे और ये लोग अदालतों के चक्कर काट रहे थे उन समन्स को भी खारिज कराने के लिए। और बाद में जब इनको ईडी के सामने पेश होना पड़ा तो दिल्ली की सड़कों पर क्या बवाल किया था कांग्रेसियों ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां बुला लिए गए थे, छत्तीसगढ़ के तब के मुख्यमंत्री बुला लिए गए थे, भीड़ जुटा ली गई थी। जब राहुल गांधी जाते थे ईडी के समन पर पूछताछ के लिए तो गिरफ्तारियों की नाटक नौटंकी की जाती थी, हाय हाय की जाती थी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे, हाय हाय की जाती थी। मतलब क्या एक सीन क्रिएट किया था इन लोगों ने कि जैसे बहुत बड़ा अन्याय गांधी नेहरू परिवार पर किया जा रहा है। और जो मूल सवाल, मैंने ये सब इसलिए आपको बताया है ताकि मैं मूल सवाल तक पहुंच सकूं कि सोनिया और राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। संपत्ति अटैच किए जाने के बावजूद, आरोप पत्र पेश किए जाने के बावजूद, और अब राहुल गांधी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी ये सारी कार्रवाई होने के बावजूद उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो भाई जब इनको पूछताछ के लिए 8 बार बुलाया गया, 5 बार राहुल गांधी को और 3 बार सोनिया गांधी को, तब इन्होंने क्या गदर काटा था यहाँ दिल्ली की सड़कों पर। और रॉबर्ट वाड्रा को भी जब जब बुलाया गया तब तब प्रियंका गांधी वाड्रा उनको छोड़ने के लिए ईडी के इंट्रोगेशन रूम के पास तक आती थी, गाड़ी में बैठी रहती थी, इनका इंतजार करती थी। आपको क्या लगता है अगर इनको एजेंसियां गिरफ्तार करें, और मुझे पूरा यकीन है एजेंसियों को निश्चित रूप से ऊपर से कहा गया होगा कि गिरफ्तार किए बिना ही इनके खिलाफ अदालतों में चार्जशीट पेश कर दी जाए। इनको गिरफ्तार करना है, बाहर रहने देना है, जेल में डालना है, इसका फैसला अदालतों को करने दो। इससे क्या होगा? इससे होगा ये, 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह हारी, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी, और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। एक केस में इंदिरा गांधी को गिरफ्तारी पर अड़ गए चौधरी चरण सिंह, उनको काफी समझाया गया, मोरारजी देसाई ने भी समझाया, बाकी लोगों ने भी समझाया, लेकिन वो नहीं माने। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी एक सीन क्रिएट करना चाहती थी, कार्यकर्ता नेता सब जुट गए। उन्होंने कहा कि मैं
तब तक अदालत में पेश नहीं होंगी जब तक कि आप लोग मुझे हथकड़ी नहीं डालेंगे। हथकड़ी डालिए। हथकड़ी डाल दी गई और उसके बाद उन्होंने ऐसे हाथ करके फोटो खिंचवाए। अगले दिन के अखबारों में वो फोटो छपे कि देखो इंदिरा गांधी को हथकड़ी डाल दी गई, नेहरू की बेटी को, पूर्व प्रधानमंत्री को। बदले की भावना देखिए इनकी। और उसके बाद बात ही पलट गई। 1977 में इमरजेंसी के चलते और जो लोगों पर अत्याचार हुए थे तरह तरह के इमरजेंसी में, उसके चलते जो खलनायिका बन गई थी वो फिर से नायिका बन गई और 1980 में उनकी वापसी हो गई। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि इनको वापसी का मौका दिया जाए या इनको किसी भी तरह की सहानुभूति लेने दी जाए। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जिस तरह की बदजुबानी करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिस तरीके से उकसाने की, भड़काने की कोशिश करते हैं, क्या ये एक सोची विचारी रणनीति नहीं है? क्योंकि चुनाव मैदान में तो बार बार उतर करके, बार बार राज्यों में हार करके और 3 लोकसभा चुनाव में भी लगातार हार करके वो, उनके रणनीतिकार सब समझ चुके हैं कि ये नरेंद्र मोदी से पार नहीं पा सकते। क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो अपने जीजा के लिए जमीनों का अधिग्रहण करवाना नहीं है। किसी डीएलएफ से 7.5 करोड़ का फर्जी चेक किसी दूसरे को दिलवा करके 58 करोड़ का मुनाफा कमाना नहीं है। या उन्हें तो किसी नेशनल हेराल्ड में 2000 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ रुपए तक की संपत्ति बनानी नहीं है। उनको तो अपने भतीजों को, अपने भाइयों को, अपने कुनबे को, धुनबे को इस्टेब्लिश करना नहीं है। वो तो जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। उन पर तो किसी तरह के आरोप आप लगा भी नहीं सकते। तो इनको लगता है कि किसी पॉइंट पर हमारी गालियां सुन करके, उकसावे में आकर के अगर नरेंद्र मोदी किसी तरीके से गिरफ्तार कर लें तो हमारा काम शायद आसान हो जाए। लेकिन उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, नहीं होने दिया, एजेंसियों को भी नहीं करने दिया। आप इनकी पीड़ा समझ भी नहीं सकते। दामाद अगर चार्जशीटेड हो जाए तो क्या पीड़ा हो रही होगी सोनिया गांधी को, और इस समय किस पीड़ा में राहुल गांधी और उनकी बहन जी होंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन आप खुद चार्जशीटेड हो चुके हैं। आपकी मम्मी चार्जशीटेड हो चुकी है। अब आपके जीजा के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी। इन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में कहा है कि साहब पिछले 10 साल से मेरे जीजा को परेशान किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, और मैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, प्रियंका के खिलाफ, उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं मजबूती से। और मुझे पता है कि वो पूरी शिद्दत से, पूरी हिम्मत से सरकार जो भी कर रही है उसका सामना करेंगे। वैसे लोग मजे ले रहे हैं। ये एक विवेक सिंह है, इन्होंने लिखा है कि हेलो ग्रोक, ये शरीफ आदमी रॉबर्ट वाड्रा को सरकार परेशान क्यों करती है? तो ग्रोक का जवाब सुनिए। विवेक राजपूत ने रॉबर्ट वाड्रा पर, हाँ, इन्होंने लिखा है कि विवेक राजपूत, ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर गुरुग्राम भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। आरोप फर्जी दस्तावेजों से 3.53 एकड़ जमीन खरीदी और प्रभाव से लाइसेंस प्राप्त किया। संपत्तियां अटैच की गई। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रताड़ना मानती है, जबकि ईडी इसे वैध जांच कहती है।
सत्य अदालत तय करेगी। अब इस पे कुछ लोगों की जरा राय सुनिए क्या है। ये एक सज्जन हैं, हाँ, साध्वी प्राची हैं। इन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी, अगर तुम्हारे जीजा बेगुनाह हैं तो अदालत में सच साबित करे, ट्विटर पर रोना क्यों। देसी ठग ये लिखते हैं कि ब्रदर इन लॉ क्या होता है, जीजा जी बोल। और इन्होंने कहा कि पूरा गांधी परिवार ही चोर है, सभी जमानत पर हैं। अरुण यादव लिखते हैं कि जब जीजा जी पर चार्जशीट आए तो राहुल बोले परिवार के साथ हूं, जरा देश के साथ भी खड़े हो जाओ कभी। और ओशियन जैन ने लिखा है, एक मिनट जी, इन्होंने लिखा है 1 लाख में 14 करोड़ जमीन खरीद, उसी को 56 करोड़ में बेचने की कला अपने जीजा जी को कहें, सबको सिखा दें, सब अमीर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे तो लोगों के कमेंट आ रहे हैं अब राहुल गांधी के ट्वीट पर। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।